गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस करेंट अफेयर्स के टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक बात कि जो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर्स और साथ में कुछ जीएस के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए लाभदायक है। और यह आज हम लोग का जो करेंट अफेयर्स 2020 का यह पार्ट क्या होगा, तो पार्ट नंबर 8 है। क्लियर है? शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डिजिटल यानी कहीं उसको ऑनलाइन शिक्षा में बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो उसका नाम क्या है? पीएम ई विद्या। याद कीजिए, पीएम ई विद्या। यह क्या है? तो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगी? तो सरकार करेगी। और भारत सरकार ने क्या घोषणा किया? जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में अंतिम दिन कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए 12 एजुकेशन चैनल, यानी प्रत्येक क्लास के लिए एक अपना एजुकेशन चैनल होगा। तो अब शिक्षा में बहुत कुछ सुधार होने वाला है, हम लोग देखते चलिए। दूसरा क्वेश्चन, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन हेतु भारत सरकार के द्वारा किस पहल की शुरुआत की जाएगी? यानी इसमें क्या होगा? छात्रों, शिक्षकों और परिवारों, यानी छात्र और शिक्षक जो परिवार होंगे उन लोग के क्या तो मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन हेतु भारत सरकार के द्वारा किस पहल की शुरुआत की जाएगी? तो यह है मनोदर्पण। यानी मन का इलाज होगा तो मनोदर्पण, सिंपल याद कीजिए। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 तक कक्षा 5 से बच्चों में सीखने का स्तर एवं निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए किस योजना को आरंभ किया जाएगा? कब? तो 2025 तक कक्षा 5 के बच्चों में जो सीखने का जो स्तर एवं निष्पादन को अब सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पढ़े। ऐसा नहीं है कि जो क्लास 5 का कोई बच्चा है वह क्लास 2 का किताब ना पढ़ पाए, क्लास 4 का बच्चा पहले का बुक ना पढ़ पाए, वाली बात है। कभी कभी तो ऐसा भी रिपोर्ट आता है कि जो क्लास 8 या बोर्ड का बच्चा है वो भी 5 और 6 का किताब पढ़ नहीं पाता है, नहीं समझ पाता है। तो सरकार क्या कर रही है कि अब सुनिश्चित कर रही है कि चलो हम पढ़ाए तो उसका स्तर कैसा है, स्तर पर ध्यान देगी। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं गणना मिशन का आयोजन करेगी सरकार 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में क्या है? भारत सरकार द्वारा दिवाला प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी कोड होता है, जिसमें जैसे विजय माल्या को भागना पड़ा क्योंकि उनका बैंक कंपनी फेल होने वाला था, तो वही वाली बात है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा दिवाला प्रक्रिया को प्रारंभ करने की न्यूनतम वित्तीय सीमा बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो यह कम से कम कितना रुपया चाहिए? जिसका टर्नओवर में अगर कोई तनावग्रस्त संपत्ति हो गया, सरकार को पैसा नहीं लौटा रहा है, लोन ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो जो सीमा है दिवाला प्रक्रिया के लिए वह 1 करोड़ रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। क्लियर? आगे देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2021 के लिए जीडीपी की तुलना में राज्यों की उधार सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो अब 5%। जीडी मतलब क्या? जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यह कितना है भारत का अभी? तो लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर है देश का। यह मतलब कि कुल जितना गुड्स एंड सर्विस का जो साल भर का कलेक्शन होता है, जो पैसा में इसको तोल दिया जाता है, तो किस में? 2 पैसा में डॉलर। इसी हिसाब से अनुमान लगा दिया जाता है। तो भारत का कितना है टोटल जीडीपी? 2.7। अब राज्य सरकार क्या करेगी? तो राज्य सरकार अब राज्यों की उधार सीमा को अपने राज्य सरकार बढ़ा दिया गया है। यानी जो स्टेट के राज्य केंद्र का जीडीपी होगा, इसी तरह राज्यों का क्या होगा? तो SGDP यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? तो उनका जो जीडीपी होगा वो अब उसकी तुलना बढ़ाकर कितना? तो ये, और मान लेते हैं कि कोई बिहार राज्य है, अगर इसका जीडीपी मान लेते हैं कि 2 लाख करोड़ है, तो क्या होगा? तो यह इसका 5% यानी 10 लाख करोड़ रुपया यह अब लोन ले सकती हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, लोन यानी उधार। क्वेश्चन नंबर 6, चर्चा में रही बायोटेक कंपनी सोरेंटो, याद कीजिए क्या नाम है इसका? सोरेंटो थेरापेटिक्स द्वारा निर्मित STI 1499 या STI 1499 क्या है? तो यह एक एंटीबॉडी है और इसे किस रोग के इलाज में कारगर होने का दावा किया जा रहा है? तो कोरोना यानी कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 7, चर्चा में रहे
ड्राइंग्स इन द टाइम ऑफ कोरोना अभियान किस संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि अभी इस समय क्या करेंगे तो बच्चे ड्राइंग्स करेंगे। तो जो बच्चे से जुड़ी संगठन, तो सबसे बड़ी संगठन कौन है, तो यह है यूनिसेफ है। चलिए आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए यूनिसेफ क्या है, यहाँ देखिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। और देखिए क्या इसका फुल फॉर्म होगा, तो इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यानी ICEF पहले था, तो यह उसका सक्सेसर है, यानी कि यह उसका उत्तराधिकारी है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यानी यूनिसेफ है। और यह क्या है, तो यह यूनाइटेड नेशन का ही यह एक अंग है। और काम क्या करेगा, तो सिंपल बात है, बच्चों के संबंधी जो पूरी दुनिया में कुप्रथाएं हैं, बच्चों के जहाँ तक दिक्कत है, उनके सिंचाई के शिक्षा की दिक्कत, कुपोषण की स्थिति, इन सब पर यूनिसेफ अपना ध्यान देता है। पढ़े भारत बढ़े भारत, ये सर्व शिक्षा अभियान, ये सब किसका देन है भारत में, तो यूनिसेफ के ही अंतर्गत चलता है। और यूनिसेफ है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी, ये कहाँ है, तो अमेरिका में। और इसके हेड कौन है, तो हेड ये नाम, ये बहुत भयानक नाम है, क्या नाम इनका, हेनरिटा एच 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिसेफ के बारे में जानने के लिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, IIT हैदराबाद द्वारा समर्थित स्टार्टअप के द्वारा विकसित जीवन लाइट, कहीं पूछ जाए दे जीवन लाइट क्या है, तो यह IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। और यह एक ऐप है से संचालित होने वाला कम लागत का यह वेंटिलेटर है। जो कोरोना से कोई ग्रसित होता है उसको सबसे पहले क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, जिसमें यह लाभदायक है। आगे देखिए 9 नंबर, विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, एवं इस 2020 का थीम क्या था, तो विश्व दूरसंचार दिवस यह 17 मई को। और इसका थीम क्या था इस बार, कनेक्ट 2030। और ICTs फॉर द SDG, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमको अचीव करना है। इसके लिए क्या है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT का इस्तेमाल करना है। और विश्व दूर संचार और सूचना दिवस से चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यानी ITU, यानी इसका फुल फॉर्म है, संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1865 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। और यह जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। चलिए थोड़ा सा हम लोग विश्व दूरसंचार और विश्व दूरसंचार संघ के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं ITU के बारे में जानते हैं। तो ITU क्या है, यहाँ देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्लियर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ देखिए, यह बहुत ही प्राचीन संस्थान है। तो ITU, इसका स्थापना इन्फॉर्मेशन 17 मई 1865 को, यानी लगभग 155 साल पहले। और यह टाइप किसका है, यह यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्लियर, यानी उसका एक विशिष्ट अंग है। और लीगल स्टेटस यानी कि यह एक्टिव है, बंद नहीं हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है, सेक्रेटरी जनरल, तो होलियोन जेरो इसके प्रमुख हैं। क्लियर हो गया। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका पेरेंट यानी इसके माता पिता कहा जाए तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि यह भी यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है। आगे बढ़ते हैं। 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन से चर्चा में रहे मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिन। सरकार कहती है कि मनरेगा के तहत यानी महात्मा गांधी रोजगार मिशन गारंटी योजना, तो उसमें सरकार कहती है कि साल में कि 365 दिन में किसी भी जो जॉब कार्डधारी है उसको 100 दिनों का काम मिलेगा। अगर 15 दिन तक उसके काम मांगने पर नहीं मिलता है तो अब उसमें क्या होता है, उसको मुआवजा दिया जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं कुछ। हम पृथ्वी बहुत आजकल चर्चा में है तो थोड़ा सा पृथ्वी से क्वेश्चन देख लेते हैं। यह स्टैटिक्स हो गया। पृथ्वी की भूप्रपटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का और वही यानी घटते हुए क्रम में बताइए कि प्रमुख तत्व कौन है। सबसे अधिक ऑक्सीजन है,
लगभग 46%। उससे कम सिलिकॉन है। प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उस जो पृथ्वी होता है उसका 3 भाग, सबसे नीचे कोर, फिर मेंटल और ऊपर एक सबसे पतला ये प्रॉपर्टी की है, ये सबसे पतली भाग है, तो इसकी बात हो रही है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन तत्व है, तब एल्युमिनियम और आयरन। यदि अगर समूचे पृथ्वी की बात हो जाए तो कौन होगा? आयरन, और केंद्र में तो केवल आयरन ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी का इस यह भाग क्या है, तो यह सियाल है, SiAl, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम इसमें प्रमुख है। और जो इसके नीचे वाले भाग है मेंटल, या इसको कहा जाए कि जो भू प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी, और जो समुद्र का प्रॉपर्टी है समुद्र नीचे तट वाले, उसको कहा जाता है सीमा, यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, यानी मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और जो कोर है, यह कोर सबसे केंद्र वाला भाग, इसको कहा जाता है नीफ है, यानी निकेल एंड फेरस, मतलब कि उसमें निकेल और लोहा से बना हुआ है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर देख लेते हैं एक बार, यह ऊपर वाला 1 नंबर भू प्रॉपर्टी, उसके नीचे यहाँ तक, तो यह है मेंटल, यह कुछ लिक्विड टाइप प्लास्टिक टाइप का है, कुछ लिक्विड है और कुछ ठोस है। और नीचे आता है कोर। कोर में जो लोअर कोर है, सबसे अंदरूनी कोर, जो ये गोला हो जाएगा, यह क्या है, तो यह ठोस है। और अपर कोर तथा लोअर जो मेंटल है वो क्या होता है, तो वह लिक्विड टाइप का है। क्लियर है? यहाँ देख लेते हैं। भू प्रॉपर्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा यानी उसका फेस है, जिसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर और महासागरों के नीचे मात्र 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। भू प्रॉपर्टी के इस भाग को सियाल कहते हैं, सबसे ऊपर भाग सियाल, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। और क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोफेसर, क्या नाम था इनका, अनी सुजुमा, प्रोफेसर अनी सुजुमा का निधन हो गया। वो क्या थे, तो इनका संबंध भाषा और साहित्य से था, और ये क्या थे, तो बांग्ला भाषा और साहित्य के प्रख्यात कवि थे मान लीजिए। और जब ये जवान रहे होंगे तो यह प्रख्यात मुक्ति संग्राम कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश में जो सैनिक जो वहाँ पर आंदोलन हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी बात हो रही है। तो प्रख्यात मुक्ति संग्राम सेनानी भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन, यानी बांग्लादेश में जो वहाँ का भाषा क्या है, तो बंगाली है। जब पाकिस्तान के साथ जो था तो उस समय क्या नाम था इसका, यह पूर्वी पाकिस्तान था, और आज का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो भाषा थोपा गया, इस दोनों जगह का भाषा क्या हो, उर्दू। तो उर्दू के खिलाफ जन आंदोलन उमड़ आया था। कहाँ, तो आज के बांग्लादेश में। कोरोना जो पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है, इसी में एक अच्छा न्यूज आया है कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, इसका नाम है स्लोवेनिया। आबादी मात्र 20 लाख, बहुत छोटा सा देश, विकसित देश, लेकिन यह कोरोना से मुक्त हो गया है। आगे देखिए 15 नंबर, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन बेस्ड हाइड्रोजेल विकसित किया है? क्या नाम है इसका, इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन बेस्ड हाइड्रोजेल, यानी कौन विकसित करेगा, तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, यानी JNCASR के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसका काम क्या है, तो यह मधुमेह रोगियों में इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए एक इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल है। जेल मतलब क्या, कि जो लिक्विड होता है लेकिन गाढ़ा लिक्विड, उसको जेल कहा जाता है। तो वही कि जो इंसुलिन का दिक्कत हो जाता है, कमी हो जाती है, जिससे मधुमेह की बीमारी हो जाती है, तो यह शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। 16 नंबर, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा घड़ियालों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, इनको घाघरा नदी में छोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि घड़ियाल वहीं रहते हैं जहाँ पर साफ पानी रहता है। तो घाघरा नदी को साफ माना जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई खास बड़े शहर नहीं है। और इन्हीं का IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट में कौन सा स्थान आता है, तो याद कीजिए, देखिए, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी सबसे खतरनाक कौन आएगा, सबसे पहले वल्नरेबल हो जाता है, यानी सुभेद्य है, और उसमें चिंता करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आता है इंडेंजर्ड, यानी कि अब उसमें ध्यान दीजिए नहीं तो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद स्थान आता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी कि अब न संभले तो कब संभलोगे, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएगी। उसके बाद में आता है एक्सटिंक्ट, पहले क्रिटिकल एक्सटिंक्ट और फिर एक्सटिंक्ट, मतलब समाप्त हो गया, बात खत्म। घाघरा गंगा की एक सहायक नदी है जो उसके बाएं तट पर मिलती है।
घड़ियाल वन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी यह सूचीबद्ध है। और एक भारत में क्या है तो 1972 अधिनियम के तहत कुल अनुसूचियाँ कितना है तो 2, 3, 4, 5 और 6 है, क्लियर, जिसमें 1 और 2 में बहुत सख्त निगरानी है। 1 में कौन है, बाघ है, हाथी है और घड़ियाल, इनको 1 में रखा गया है। इसी तरह 1 और 2 में जो आते हैं उन पर पूर्णतः मौत या उनका व्यापार प्रतिबंधित है। वहीं जो 5 और 6 किससे संबंधित है तो 6 नंबर संबंधित है जो वैसे पौधे से जिनका आप लोग खेती नहीं कर सकते हो। और चौथा में कौन आता है तो बर्मीज से, यानी जैसे कि कौआ, हिमाचल प्रदेश में हनुमान बंदर, बिहार में नीलगाय और जंगली सूअर, यानी जिनका शिकार करना आवश्यक हो गया है, नहीं तो वो मानव को जीने न देंगे। 17 नंबर, जेड स्कैन क्या है और इस विधि के द्वारा मानव में किस रोग की मॉनिटरिंग की जा सकेगी तो यह पार्किंसन रोग से संबंधित है। पार्किंसन क्या होता है कि मतलब कि शरीर में जो न्यूरॉन्स क्या होता है, शरीर को एक्टिव करता है, शरीर को नियंत्रित करता है, इसी में जीन में परिवर्तन हो जाता है, जीन विकृत हो जाएगा और शरीर में न्यूरॉन संबंधी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यानी कहा जाए कि शरीर में पैरालाइसिस मार दिया, आदमी विकलांग हो सकता है, आदमी काम करने में अक्षम हो सकता है, तो उनके जांच के लिए यही है ये जेड स्कैन, यानी इसे आपको शरीर को मॉनिटरिंग किया जाता है पहले ही। यहाँ देखिए, इस विधि का विकास IIT धनबाद और CSIR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। बहुत अच्छा काम किया है। चलिए आगे देखिए, भूकंपीय तरंगों के बारे में कुछ कथाएं थोड़ा ये भी जान लेते हैं। आजकल बहुत भूकंप आ रहे हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के दौरान विभिन्न तरंग उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। यह क्या है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसा नहीं है कि जैसा ऊपर से देखने में लगता है, पृथ्वी पर बहुत तरह से छोटे छोटे इस तरह से प्लेटें हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हीं कभी कभार टूट फूट होता है या अभी असंतुलित होते रहती हैं, तो संतुलन बनाने के क्रम में इनमें मूवमेंट होता है, गतिशील हैं। और कैसे न गतिशील हो, क्योंकि इसके नीचे हम लोग संवहन धाराओं का सिद्धांत पढ़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है कि नीचे से इस तरह से मैग्मा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठेगी अतः इसके ऊपर का जो प्लेट है वो भी तो खसकेगा, जब खसकेगा तो भूकंप उत्पन्न हो जाता है। वही इसी कारण क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होगा, यह क्या हो गया, यह उसका फोकस है, केंद्र हो गया। इसके ऊपर यह क्या है, यहाँ पर सबसे पहले महसूस होगा, यह एपिसेंटर, यह क्या है, हाइपो, यानी उसका सबसे पहले पहुँचने वाला केंद्र, सेंटर हो गया। और तो इसमें क्या क्या मिलता है, 3 तरह के तरंगे निकलती हैं। पहला पी तरंगे, तो पी तरंगे क्या है, ध्वनि तरंगों के समान संचरण करती है, ध्वनि तरंगों के अर्थात, यानी यह सभी माध्यमों में गमन कर सकती है। अतः इनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह सभी माध्यमों में तो गमन करेंगी ही, साथ में ही यह सबसे पहले पहुंचती हैं, अतः इसको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। दूसरा नाम ही है एस वेव, यानी सेकेंडरी वेव। यह द्वितीय तरंगे हैं और यह केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती है। कौन, तो सेकेंडरी वेव। और एल तरंगे, यानी कि लॉब वेव या सरफेस वेव कहिए इसको, यह तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं और इसका जो पाथ होगा इसी तरह यह जी चलेगा, जो मुख्यतः धरातलीय भाग से ही होकर गुजरती है और इस कारण ही इनको धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। और पृथ्वी पर जो भी बर्बादी या तबाही होती है वही इस एल वेव के कारण ही होती है। और सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे अधिक स्पीड कौन है, सबसे अधिक वेग, तो सबसे अधिक वेग इस पी तरंग का है, सबसे पहले पी, उसके बाद किसको हम सिस्मोग्राफ पर दर्ज करेंगे तो हमें उसके बाद एस वेव मिलेगी, अथवा अंत में सबसे लास्ट में एल तरंगे मिलेगी। क्लियर है। और बार बार आपको जब भूकंप पढ़िएगा तो उसमें एक तरह का ऐसे ग्राफ आता है जो एक केंद्र बनाता है, फिर इसमें आता है इस तरह से ग्राफ रहेगा। क्लियर, यहाँ से भूकंप होगा, फिर एक इधर जाएगा और इसे इस तरह से निकल जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर होता है क्या है कि 105 डिग्री, यहाँ पे आएंगे तो 180 हो जाएगा, 105 डिग्री से लेकर यह 105 डिग्री तक यहाँ पर इस सेकेंडरी वेव महसूस नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि जरूर पृथ्वी के अंदर कोई तरल भाग है जिससे पृथ्वी के नीचे छाया क्षेत्र, दूसरे भाग में छाया क्षेत्र बन जाता है, जहाँ पर सेकेंडरी वेव नहीं पहुँच पाते हैं। और जो प्राइमरी वेव है इनमें भी गति में अंतर पाया जाता है। आगे देखिए 19 नंबर, ज्वालामुखी
से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो ज्वालामुखी तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो संवहन धाराएं उठ गया, चलिए इसको उठाते हैं हम लोग। तो इस तरह से अगर ऊपर में कहीं कोई कमज़ोर इलाका है तो यहाँ पर ये फाड़ देगा इसको, और इस तरह से ज्वालामुखी ये निकल जाएंगे और धीरे धीरे ये शंकु की तरह पहाड़ बना देगी। क्लियर हो गया ज्वालामुखी। लेकिन कहीं कहीं यह प्लेट मान लेते हैं, यहाँ दूसरा संवहन धाराएं हैं, इस तरह से उठ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ऊपर का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, या कोई मजबूत ऊपर का प्लेट है जिस कारण यह टूट ना पाया। जब टूट ना पाया तो क्या होगा, वहाँ पर पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है इसके नीचे इस तरह से कुछ आकृतियाँ बन जाएगी। अंदर दरार हैं तो उसमें बन जाए, जैसे एक बन जाएगा आपको इस तरह का गुंबद नुमा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइकोलिथ कहेंगे। इसी तरह उसके नीचे एक और बन जाएगा, लैकोलिथ बन जाएगा, जो क्या होगा तो यह इस तरह के होगा, कुछ ऊपर की तरह रहेगा। फिर इस तरह से बनेगा एक जो गुंबद ऊपर मुँह है तो ये लैकोलिथ नीचे की तरफ ऐसा रहेगा। फिर कुछ इस तरह का बनेगा, सिंपल सीधा रहेगा, कोई सीट होगा, कोई चौड़ा हो जाएगा तो वह डाई के कहलाएगा। तो देखिए लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइकोलिथ। इसका निर्माण मैग्मा के भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा होने से होता है, और इसकी आकृति कैसी होगी तो यह अधिक गहराई में होगी, यह गुंबद के जैसा इस तरह से यह होगा ऐसा। लैकोलिथ, ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और पाइप रूपी नली से जुड़ा रहता है, और बैकोलिथ के मुकाबले ये और ज़्यादा गहराई में निर्मित होते हैं और नीचे। और लेपोलिथ और फोकोलिथ तथा सील ये सब ज्वालामुखी की आकृति के ही उदाहरण हैं। ऊपर उठते लावे के भाग हैं जो क्षैतिज दिशा में पाए जाते हैं, यानी कभी कभी ये कुछ क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में पाए जाते हैं, यानी कि कहीं कहीं धरातल उसमें टूट फूट होगा तो ये ऊपर थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाएगा। ऊपर उठता हुआ लावा यदि तस्तरी, परतनुमा या लोहरदार ऐसी चट्टान के रूप में जम जाए तो उसको क्या कहेंगे, फैकोलिथ। यदि लावा एक चादर के रूप में, यानी इस तरह का हो गया, के रूप में जम जाए तो उसको सील या सीट कहेंगे हम लोग। और डाई का मतलब क्या होगा कि वह इस तरह का चौड़ा खंभा के जैसा हो, अंदर धरती के नीचे ही मिल जाए तो वह डाइक हो गया है। आगे देखते हैं। और अंडरग्राउंड जब वाटर होता है, यानी ये कहाँ होगा तो कास्ट ट्रोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि चूने का पूरा इलाका है जिसमें चूने की मात्रा है। अगर यहाँ पर बारिश का क्षेत्र है या नदियाँ गुजर रही हैं तो क्या होगा, समय के साथ इनको ये पिघला देंगी, और पिघलाने से पानी नीचे रिस कर अंदर जाएगा और अंदर एक क्या बना, तो गुफाएँ बना देगी। तो उसमें होता है तीन तरह की जो आकृतियाँ हैं वो बन जाती हैं। देखिए कौन कौन बनेगी। एक आकृति होगी जो ऊपर से पानी जब रिसेगा तो इस तरह का होगा, एक आकृति होगा जो ऊपर से पानी रिस के नीचे चुएगा तो वो नीचे इस तरह से हो जाएगा। एक पूरा का पूरा एक पिलर ही खड़ा हो जाएगा, पूरा से नीचे से ऊपर तक सट जाएगा। ये तो सिंपल है, यह स्टैक हो गया, पिलर हो गया। लेकिन जो स्टैकलेट, या देखिए स्टैलेक्टाइट यानी लटका हुआ है स्टैलेक्टाइट, और यहाँ देखिए दूसरा स्टैलेग्माइट जिसमें जी लग जाएगा, स्टैलेग्माइट यह गुफा है, इसमें नीचे से ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। क्लियर है। अब देखिए 21 नंबर, पृथ्वी पर हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ प्लेट हैं। तो देखिए कुछ प्लेटें हैं, उनका स्थान, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट कहाँ है, यह मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य में है, यानी कि अगर यह उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे यह पतला हो जाएगा मेक्सिको, और नीचे ये करीबियाई और दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ की बात हो रही है प्रशांत महासागर के साइड से, क्योंकि इधर तो अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पर है कोकोस प्लेट यानी मध्यवर्ती अमेरिकी प्लेट, और इधर प्रशांत महासागर प्लेट के बीच का क्षेत्र है। दूसरा है नजका प्लेट। तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, यानी कि ऊपर अमेरिकी क्षेत्र और नीचे दक्षिण अमेरिका। तो इसके और ऊपर ये नजका प्लेट होगा तो यहाँ पर उसके नीचे उसके दक्षिण में नजका प्लेट होगा, यानी उत्तर में कोकोस प्लेट और साउथ में नजका प्लेट है। आगे देखिए फिलीपीन प्लेट, नाम ही है फिलीपीन, एशिया में होगा। तो एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य का क्षेत्र, यानी फिलीपींस का इलाका का, फिलीपींस इंडोनेशिया, तो वह फिलीपीन प्लेट। और कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीनियन और इंडियन प्लेट के मध्य में स्थित है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है पूरा का पूरा एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। तो इसके देखिए न्यू गिनी, तो यहाँ पर एक पपुआ न्यू गिनी इलाका है, तो इसके उत्तर में, यानी कि यहाँ की बात हो रही है, इसके उत्तर में यानी फिलीपींस के पास में, और यह इंडियन प्लेट यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो क्षेत्र है यह पपुआ न्यू गिनी वाला, यहाँ पर कैरोलिन प्लेट पाया जाता है। और फ्यूजी प्लेट, तो यह
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर? सॉरी। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के मुताबिक पूरी पृथ्वी को प्रमुख 4 प्लेटों में बांटा गया है। कितने? तो 7, जिनमें यूरेशियाई प्लेट यानी यूरोप और एशिया का भाग, जो कौन कौन इसमें आता है, तो यूरोप पूरा और एशिया का भाग में चीन और रूस, तो यूरेशिया है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का एक सिंपल प्लेट ही है अलग, अंटार्कटिका यानी दक्षिण में, प्रशांत महासागर और इंडो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड प्लेटें, सॉरी टोगा प्लेटें शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ तो कुछ अन्य प्लेटें में कौन कौन थी? छोटी प्लेट, तो नजका प्लेट, कोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट और फिलीपीन प्लेट आदि हैं। आगे देखिए। अब नदियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे 1 नंबर में नदी कैसे निकलेगी, तो यह मान लेते हैं पहाड़, यहाँ से नदी शुरुआत होगा। यहाँ पर नदियाँ क्या होंगी, तो युवा अवस्था में है। जब युवा अवस्था में होंगी नदियाँ तो क्या करेंगी, यह बहुत पानी का तेज होगा, तीव्र ढलान से आएगी, तो यह पहाड़ों पर घाटी का निर्माण करेगी, यानी भी आकार की घाटियों का निर्माण करेंगी। जिस तरह से, और गार्ज तथा कैनियन, तो गार्ज मतलब क्या होता है, महाखड्ड, यानी कोई पहाड़ था इस तरह से इसको काट दिया, यहाँ पर यह गर्ज हो गया। कौन? तो सिंधु का गार्ज है, ब्रह्मपुत्र का गार्ज है, ये सब गार्ज का निर्माण, और कैनियन यानी बहुत बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। उसके बाद जब यह नदियाँ मैदान में आएंगी, यानी तब ये कही कि ये प्रौढ़ावस्था में आ गई। तो प्रौढ़ावस्था के दौरान नदियाँ व्यापक और विस्तृत हो जाती है। इसमें अब मीनांडर, गोखुर, बहुत कुछ का निर्माण होगा, वो आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए जवान में क्या होगा, तो जिसमें विस्तृत बाढ़ लाते हैं, जैसे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या सुनते हो कि भयंकर बाढ़ आ रहा है, यानी यहाँ पर नदी आकर वो जवान हो गई। और तीसरा होता है जवान, पौधा मतलब 50 साल से अधिक का है, जवान तो ऊपर में थे, हिमालय में थी तो। और तीसरा वृद्धावस्था में, यानी अब यह समुद्र में मिलने वाली है, यानी अब मर जाएगी, वृद्धा हो गई है, तो अब इनका निर्माण क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा कैसे होगा, डेल्टा इस तरह का चापाकार इलाका होता है, यानी समुद्र में जा रहा है, यहाँ पर तल, समुद्र का तल और नदी का तल लगभग बराबर था, जिसके कारण क्या होगा, पहले समुद्र तो यहाँ तक था, लेकिन बाद में नदियों ने अब मिट्टियाँ जो लाई थी इनको जमा कर करके अवसाद के द्वारा इस तरह से डेल्टा बना दिया। दूसरा, झील का निर्माण कर देगी, यानी मीनेंडर हुआ। इसी तरह इतना सकरा हो जाएगा नदी होते होते कि बीच में कुछ दिन बाद यहाँ छोड़ देगा, और यह जो इलाका है पूरा इसको त्याग दिया, और सीधे यहाँ से नदी इस तरह से यू टर्न ले लेगी, तो ये गोखुर झील का निर्माण करेगी। और विसर्प, गोखुर झील, और अंत में समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर एक और देखिए नीचे कुछ मिलान करना है, तो देखिए मिलान कर दिए हैं। जलोढ़ पंख, ये किसका उदाहरण है, नदी का। लेपीज, ये किसका उदाहरण है, भौमजल का, यानी जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है और जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। स्टैक, यह समुद्र तट पर जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा, पहाड़ी इलाके में स्टैक का निर्माण होगा। किसका उदाहरण है, तो समुद्री तरंग के घर्षण द्वारा बनता है। और सर्क, सर्क या जो हिमानी क्षेत्र में होगा वहाँ पर एक, जहाँ पर नदियाँ जवान है वहाँ पर भी आकार की घाटी बनती है, भी ऐसा। लेकिन जब वह हिमनद इलाका वाला क्षेत्र है वहाँ पर यू आकार की घाटियाँ बनती हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा देख लेते हैं पहले। जलोढ़ पंख मतलब जब नदियाँ ऊंचे स्थानों से बहती हुई गिरिपद यानी फुट हिल्स और मध्य ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, यानी अलुवियल प्लेन कहीं इसको मैदान का निर्माण करती है। आगे देखिए दूसरा, लेपीज। लेपीज भौम जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। जब भौम जल से बनी हुई चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों और खाइयों में विलीन हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अनियमित, पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं, तो यही स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो लेपीज कहलाती है। लेपीज। और स्टैक क्या है, तो यहाँ देखिए, जबकि स्टैक क्या है, तो समुद्री तरंग घर्षित आकृति है, यानी समुद्र के द्वारा पहले क्या था, मान लेते हैं यह तट है, यहाँ से इस तरह से तरंग इसको धक्का देती है, यहाँ पर मुलायम चट्टान रहा होगा, तो यहाँ पर पहले गुफा बन जाएगा। जब गुफा बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये गुफा, पहले गुफा बन गया, उसका यह गुफा आगे बढ़ते 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 हवा के साथ यहाँ पर ये फोड़कर निकल गया, तब दूसरा आकृति क्या हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर, यानी कि यह मेहराब हो गया। और फिर समय के साथ क्या होगा, खूब गर्दन होते होते यह ऊपर वाला टूट जाएगा। अब टूट गया तो क्या, इस तरह से खड़ा हो गया दूगो, उसका समय के साथ साथ इसी तरह के मिल जाते, क्या यही स्टैक है।
ये अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपरदन द्वारा धीरे धीरे समुद्री मैदानों में बदल जाती हैं। यानी कि जब स्टैग जो है समुद्री भृगु, ये भी तो समय के साथ, जो स्टैग है ये भी तो समय के साथ खत्म हो जाएगा और कुछ दिन के बाद में पूरा जल में समाहित इलाका हो जाएगा। और सर्क, तो सर्क देखिए हिमनद द्वारा अपरदित स्थलाकृति है। दरअसल सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त होते हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है, यानी कि यू आकार की घाटी वाली बात है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, वायु द्वारा अपरदित स्थलाकृतियों के उदाहरण। वायु द्वारा तो इंसेलबर्ग या डंग मशरूम, ये सब क्या है, तो वायु द्वारा अपरदित स्थलाकृतियों के निर्माण है, उदाहरण है। और वायु का अपरदन कहाँ होता है, जो शुष्क इलाका हो और तापमान अधिक हो। तो मशरूम, यहाँ देखिए मशरूम तो ऐसा होता है, यानी ऊपर कठोर चट्टान था तो बच गया और नीचे मुलायम चट्टान था तो यह इसका यहाँ तक रहा होगा, पहले यह अपरदन हो गया। तो अभी यह देखने में इसी तरह का लगता है, मशरूम है। जैसे देखिए मशरूम मरुस्थलों में प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले होंगे, यानी छाता जैसा, और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छतक या मशरूम कहलाते हैं। 24 नंबर, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही क्रम दिखाइए। वायुमंडल यानी यह पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर का भाग जहाँ पर ऑक्सीजन हवा है वही वायुमंडल, यह भी हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये क्या है, वायुमंडल है। इसमें हवा की जो उसका कंपोजिशन देख लेते हैं। सबसे अधिक नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.3% है, आर्गन 0.93%। याद कीजिए 3 नंबर में आर्गन है, 9 की कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%, यह बहुत कम है। और इन गैसों के अलावे कुछ और गैसें हैं जैसे नियोन, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन आदि। और पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला आवरण क्या कहलाता है, तो वह वायुमंडल कहलाता है, यानी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। जब वायुमंडल की बात चली है, देखिए वायुमंडल के संबंध में कुछ कथन है, जैसे वायुमंडल को 5 प्रमुख भागों में और कई उपभागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। तो एक बार हम लोग वायुमंडल का थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। यह हम लोगों का पृथ्वी है। आइए आ गए हैं हम लोग एटमॉस्फेयर पर। यह पृथ्वी है, इसके कितने भाग हैं तो देख लेते हैं। इसको कलर चेंज कर लूँ। यह 1 नंबर, दूसरा यह दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहला भाग कौन है, थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए यह पहला है ट्रोपोस्फियर। इसमें देखिए बादल है, जितने भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो ट्रोपोस्फियर में, यानी क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या मिलेगा, तो स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर मेसोस्फियर। क्लियर है? मेसोस्फियर ये मध्य मंडल है, यहीं पर उल्कापिंड और ऑस्ट्रोबोरोलिस तथा जो ध्रुवीय चमक होती हैं वो सब यहीं पर घटनाएं होती हैं। और थर्मोस्फियर एक होता है तापमंडल, और सबसे ऊपर होता है, इसका नाम है एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 प्रमुख भाग हैं और कई उपभागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, यानी यह पृथ्वी है, तो यह पहले वाली 1 नंबर क्षोभ मंडल। यहाँ वायु के कुल भार का लगभग 75% भाग पाया जाता है, यानी आयतन की दृष्टि से, मास की दृष्टि से। इसकी धरातल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना है, तो 14 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी तो गोल है ऐसे, तो यहाँ देखिए यह भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री इक्वेटर पर कितना मिलता है, यहाँ 14 किलोमीटर से, भूमध्य रेखा पर यहाँ 16 किलोमीटर। और अगर पोल की बात हो जाए, दोनों पोल है चोटी, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पर 9 से या 8 से 10 किलोमीटर ही इसकी ऊंचाई होती है। क्लियर? और देखिए जलवाष्प, धूलकण, बादल, तूफान, चक्रवात संबंधी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्षोभ मंडल की एक और खासियत है कि तापमान में 1 डिग्री प्रति 165 मीटर की दर से गिरावट आती है। और दूसरा परत देखते हैं अब हम लोग समताप मंडल के, यानी स्ट्रेटोस्फियर। यह ट्रोपोस्फियर था, अब स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षोभ मंडल था उसमें क्या था, अगर ताप
यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम लोग इधर क्या होगा, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा और ये ऊपर गया इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगा और इधर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कि यह 0 डिग्री की रेखा है, तो क्षोभ मंडल में क्या होगा, अगर तापमान हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 0 डिग्री से अधिक औसत तापमान है, मान लेते हैं कि फेवरेट तापमान 0 है, तो क्षोभ मंडल में तापमान, सॉरी इधर नहीं, यह इधर, यानी यह तापमान घटना शुरू करेगी। क्लियर। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पर तापमान बढ़ना आरंभ करता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जाकर भी एक समतापमंडल इसका नाम है, क्योंकि तापमान कुछ स्थिर हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जब तीसरा मंडल आता है मीजोस्फीयर, उसका आयन मंडल, जहाँ पर सैटेलाइट आते हैं, वहाँ पर तापमान एक बार अचानक ही बहुत अधिक तीव्र गति से इस तरह से बढ़ना आरंभ कर देती है। आगे देखिए, आयन मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है, और पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंग यहीं से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। यहाँ तेजी से तापमान बढ़ता है और यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। और समताप मंडल की खासियत है कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत क्या है, तो यह ईवी रे, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उससे पृथ्वी को बचाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था आज के लिए। अगले बार मिलेंगे हम लोग तो फिर कुछ नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। धन्यवाद।